Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yeah, are all the students here? Okay. Okay, wait a second, I'll just share my screen. ओके सो क्या आप लोगों ने चैट बॉक्स में पैसेज देखा? स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स नो सीक्रेट दैट फोटोशॉप इज अ फ्रिक्वेंटली यूज टूल। कोई मुझे बता सकता है कि लास्ट क्लास में ये पैसेज हुआ था या नहीं? एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स कोई मुझे बता सकता है लास्ट क्लास में पैसेज हुआ था या नहीं? No, ओके सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप इसको रीड करो। विजिबल है ना सबको ये पैसेज क्लियरली? यस गौरी, आप कुछ बोलने वाले थे? ओके ओके सो मैं आपको 7 मिनट्स दे रही हूँ अप्रोक्सीमेटली। इसको रीड करो और समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है। 7 मिनट्स के बाद आई विल शेयर द क्वेश्चंस। हैज एवरीबडी रेड इट? कोई बचा है जो अभी भी रीड कर रहा है? Okay, I'll wait for 1 more minute. ओके आई थिंक सबने रीड कर लिया होगा अभी तक। ओके सो मुझे अभी याद आया कि वी डोंट बिगिन विथ ग्रीटिंग्स इन द क्लास। सो आई डोंट रियली नो कि यहाँ कौन ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लाइक से हेलो, गुड गुड इवनिंग और हाय, वट एवर यू वॉन्ट टू से, तो जिससे मुझे पता चले कि आप लोग ध्यान दे रहे हो मेरी बातों पे। तो अपना माइक अनम्यूट करके से गुड इवनिंग और यस और हेलो एनीथिंग। प्लीज माइक अनम्यूट करो, मुझे भी आपकी आवाज सुनना पसंद है। Hello, ma'am. हेलो। हेलो गौरी। Hello, ma'am. हु इज दिस नमस्ते अपना? मैम। ओके हेलो सौरभ। ओके ओके हु इज राइटिंग इन द चैट बॉक्स? व्हाट्स योर नेम? वैभव। ओके ओके वैभव, नो प्रॉब्लम। गुंजन, मिलिंद, कबीर, अभिप्सा, am I pronouncing your name right? Yes, uh, ma'am. ओके सो ठीक है, बाकी को नहीं विश करना, इट्स ओके। ओके सो आप Hi, ma'am. good हेलो evening, हेलो ma'am. गुंजन, हेलो कबीर, ओके कूल। Good evening, ma'am. ओके हाय आयशा। सो नाउ अब आपने पैसेज आप लोगों ने रीड कर लिया है, ओके फाइनली। तो पहले पैसेज डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी। So, okay, it's no secret that Photoshop is a frequently used tool in the world of fashion photography. इसका मतलब है कि ये कोई सीक्रेट नहीं है कि फोटोशॉप एक फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। जैसे लाइक फ्रिक्वेंटली का फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार। मतलब कितनी बार ये चीज हुई, ये चीज अगर 4 बार हुई है तो हम बोलेंगे इसकी फ्रिक्वेंसी 4 है। तो फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है रूटीनली या फिर काफी ज्यादा बार। सो ये कोई सीक्रेट नहीं है, मतलब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि फोटोशॉप एक बहुत ही कॉमनली और बहुत ज्यादा बार यूज होने वाला टूल है। कौन सी फोटोग्राफी में? फैशन फोटोग्राफी में। तो आई थिंक आप लोग फोटोशॉप के बारे में जानते होंगे। फोटोशॉप इज बेसिकली
फोटो एडिटिंग टूल होता है एक, जिससे जो भी ब्लेमिशेस होते हैं जैसे स्किन टेक्सचर या फिर किसी को पिंपल्स होते हैं या फिर ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स हाइड करने के लिए फोटोशॉप इज अ टूल जो फैशन एंड ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत ही कॉमनली यूज होता है ये हाइड करने के लिए। तो ये पैसेज अभी फर्स्ट सेंटेंस से जब भी आप कोई पैसेज रीड करा करो तो शुरुआत की 2 to 3 लाइंस में ये पता करने की कोशिश किया करो कि ये पैसेज किस चीज पर है। तो पहली लाइन से मुझे इतना आइडिया है ये पैसेज या तो फैशन फोटोग्राफी से रिलेटेड है या फिर फोटोशॉप से रिलेटेड है। अभी वो आगे की 2-3 लाइंस में क्लियर हो जाएगा कि ये पैसेज किसके ऊपर है। While I believe the intentions of photo editors are usually nothing more than to sell a product, the edits made often have negative effects on viewers. तो जो हमारा ऑथर है वो कहना चाह रहा है कि हाँ मुझे समझ में आता है, मुझे इन द सेंस ऑथर को समझ में आता है कि जो भी ये फोटो एडिट करते हैं फोटोशॉप टेक्निक को यूज करके उनके इंटेंशन क्या होता है, उनका पर्पस क्या होता है कि फोटो ज्यादा सुंदर दिखे। फोटो ज्यादा सुंदर दिखेगी तो ज्यादा लोगों को पसंद आएगी, ज्यादा लोगों को पसंद आएगी तो ज्यादा लोग खरीदेंगे। अब वो एडवर्टीजमेंट हो किसी प्रोडक्ट का तो लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद आएगा। अगर वो पोस्टर या फोटो खुद है तो वो लोगों को वही पसंद आएगा। तो ऑथर मान रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि फोटो एडिटर्स का पर्पस है कि वो प्रोडक्ट को सेल करे ज्यादा से ज्यादा लोगों को। बट ऑथर का कहना है कि भले ही फोटोशॉप यूज करने से प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो जाता हो पर बहुत बार उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है व्यूअर्स पे। अब जैसे आप और मैं ये कॉमन व्यूअर्स हैं किसी भी टीवी एड के जिसमें फोटोशॉप यूज हुई है, तो उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो अब नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं वो आगे बताएगा ऑथर। The truth is that what these editors retouch has serious ramifications on our society. या किसी को भी ramifications का मतलब पता है? Say yes or no or type in the chat box. किसी को पता है ramifications का मतलब? Okay, okay, I'll just let you know. Ramification का मतलब होता है consequences. Consequences का मतलब तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो consequence का मतलब होता है results. तो ramifications का बेसिकली मतलब होता है रिजल्ट्स या फिर कॉन्सिक्वेंस मतलब किसी चीज के होने के बाद के इफेक्ट्स। ओके, तो ऑथर कह रहा है कि ये एडिटर्स जो रीटच करते हैं, रीटच मतलब एडिट, फोटो को रीटच करना। अपन बोलते हैं ना कि कोई भी पेंटिंग अगर खरीदते हैं तो कई बार बोलते हैं कि फिनिशिंग बाकी है या फिर टचिंग बाकी है। तो टचिंग और फिनिशिंग का मतलब होता है फाइनल एडिट, फाइनल जो भी कमियां हैं उन्हें सुधारना। तो रीटच का मतलब होता है कि आपने अपनी फोटो खींची, उसको आप फोटो एडिटर से एडिट कर रहे हो तो उसको रीटच बोलते हैं। तो ऑथर कह रहा है कि ये रीटच जो होते हैं या फिर ये जो भी एडिट्स होते हैं उनके बहुत सीरियस रिजल्ट्स होते हैं सोसाइटी पर। Photoshop editors and magazine photographers need to realize they have real influence on what America thinks about itself and should accept that social responsibility. Okay, तो यहाँ अमेरिका के बारे में बात आई। ये अमेरिकन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है पैसेज। मतलब यहाँ पे जो सोसाइटी को रेफर कर रहा है ऑथर वो इंडियन सोसाइटी नहीं है, वो अमेरिकन सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि फोटोशॉप एडिटर्स और मैगजीन फोटोग्राफर्स, ये जो भी लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं, उनको रियलाइज होना चाहिए, मतलब उनको ये समझना चाहिए कि उनके पास काफी पावर, काफी इन्फ्लुएंस है। मतलब उनके पास एक कैपेसिटी है कि वो अमेरिकन सोसाइटी की थिंकिंग को बदल सकते हैं या फिर उस पर एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं। किस तरीके से इम्पैक्ट डाल सकते हैं कि अमेरिकन सोसाइटी खुद के बारे में क्या सोचती है उस सेंस में वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो ये उनके पास एक पावर है। बट ये पावर, आपने वो सुना होगा, वो कोट सुना होगा, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हमने गवर्नमेंट को पावर दी है कुछ काम करने की तो गवर्नमेंट के पास वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है वो काम पूरा करने की। तो सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है
ये ऐसे ही ये ऑथर कह रहा है कि फोटोशॉप एडिटर्स और मैगजीन फोटोग्राफर्स को ये समझना चाहिए कि उनके हाथों में बहुत पावर और इन्फ्लुएंस की कैपेसिटी है, और इससे ये, और उनको ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए और इसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो अभी तक जो मुझे समझ में आया है ये 4 to 5 लाइंस पढ़ के, कि ऑथर फोटोशॉप जो टूल है फैशन इंडस्ट्री में यूज किए जाने वाला, उसके यूज के नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। ओके, ये ऑलमोस्ट मेन आइडिया के बारे में बोल सकते हैं हम कि ये पैसेज का मेन आइडिया थोड़ा बहुत दिखा रहा है। अभी तक किसी को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम या डाउट, या कोई लाइन समझ ना आई हो, या कोई वर्ड का मीनिंग समझ ना आया हो अभी ये 4 to 5 लाइंस में, तो वो अभी पूछ सकता है। आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हो और टाइप इन भी कर सकते हो। समझ में आया। ओके ओके, किसी और को कोई डाउट? ओके, okay, so moving on to the next part. Almost a month ago, Zendaya modeled in a cover shoot for the November issue of Modelisty. तो जेंडेया एक मॉडल का नाम है, काफी फेमस मॉडल है, आप गूगल सर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो मॉडल नहीं है, वो एक्चुअली सिंगर है, पर उसने मॉडलिंग करी होगी एक मैगजीन जिसका नाम है मॉडलिस्टी, उसके नवंबर इशू में उसने शूट करी होगी। The cover photo created controversy when it was released, as Zendaya was shocked to see how much the editors had altered her body. तो ये जो फोटोशूट था उससे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं? हाँ, ओके, गुड वन गुड वन। हाँ, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद, जिससे लोग डिस्कस करें, जो थोड़ा अपन बोल सकते हैं कि प्रॉब्लमैटिक है, और उससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को उसमें मजा आ सकता है, और वो एक डिस्कशन का इशू बन जाता है। तो कवर फोटो से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। कब? जब वो रिलीज हुई थी, और जेंडेया ने जब वो खुद की फोटो देखी थी और उसको शॉक हुआ था कि एडिटर्स ने उसकी बॉडी को काफी ज्यादा ऑल्टर, ऑल्टर यानी चेंज, एडिट, रिफॉर्म। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, एडिट या रिफॉर्म। तो उसकी बॉडी को इतना ज्यादा एडिट कर दिया है। उसमें उसको पता चला उसका हर हेयर वाज रिकर्व्ड, हर स्किन recolored, and her hips and torso were completely flattened out, leaving no room for realism. तो उसने देखा कि उसके हेयर, जो कि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा थोड़े कर्लिश फॉर्म में है, तो उसके हेयर रिकर्व्ड हो चुके थे। उसके मतलब उसमें उन्होंने अलग टाइप से एडिट कर दिया था हेयर को। उसकी स्किन जो कि एक डार्कर शेड में है उसको लाइटन कर दिया था। एंड हर हिप्स एंड टॉर्सो, टॉर्सो आपका एरिया होता है चेस्ट से आपकी वेस्ट तक का एरिया जो होता है, मोस्टली कवरिंग योर बेली एंड ऑल, वो टॉर्सो होता है। तो इसके टॉर्सो एंड हिप्स को कंप्लीटली फ्लैटन कर दिया था, मतलब उसको बहुत ज्यादा पतला दिखाया था, जो कि वो नहीं है। लीविंग नो रूम फॉर रियलिज्म। रियलिज्म का मतलब होता है रियलिटी। रियल का आपको मतलब पता ही होता है, रियलिटी जो होती है, रियलिज्म की कोई जगह ही नहीं बची थी। वो पूरा फिल्टर्ड, एडिटेड, फोटोशॉप कवर शूट हो गया था, जिसकी वजह से जेंडेया बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि उसको उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा ऑल्टर कर दिया गया था। टू प्रोटेस्ट द फोनी कवर फोटोज। फोनी का मतलब होता है कॉकी या फिर शोई, या फिर बोस्टिंग। हाँ, फोनी का मतलब होता है शो ऑफ या फिर एरोगेंट, मतलब दिखावे वाला फोटो। तो इसको प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेस्ट यानी आवाज उठाना किसी चीज के अगेंस्ट, तो ये करने के लिए शी पोस्टेड हर कॉपीज ऑफ द अनएडिटेड नेचुरल पिक्चर्स टू हर इंस्टाग्राम, गिविंग द वर्ल्ड अ साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ हु शी रियली इज एज अपोज टू हु द मीडिया वांटेड हर टू बी। तो इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया ऐप है, आप मोस्टली आप लोगों को सबको ही पता होगा, जिस पे लोग अपने फोटोज डालते हैं। तो उसने प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए, उसने अनएडिटेड नेचुरल पिक्चर्स जो हैं, जो उसके पास पहले से थी पुरानी फोटोज, उसी शूट की उसने डाली इंस्टा पे, ये बताने के लिए
कि असलियत ये थी और एडिट करके एडिटर्स ने, मैगजीन वालों ने ये डाली है। Zendaya is currently one of the most influential advocates for body positivity and self confidence in Hollywood. एडवोकेट का मतलब होता है जो उसके बारे में बात फैलाता है, उस बात को प्रमोट करता है कि अगर अपन लोग बोले कि कॉलेजेस में हिंदी लैंग्वेज बोली जानी चाहिए, और अगर हम उसके लिए प्रोटेस्ट करें, अगर हम उसके लिए कैंपेन करें, अगर हम उसके लिए जा जाकर लोगों को बताएं कि ऐसा होना चाहिए, हम चाहते हैं ऐसा हो, तो हमें बोला जाएगा हिंदी या हिंदी लैंग्वेज के एडवोकेट्स। तो एडवोकेट जो वो होता है जो अपनी किसी भी इशू जिसके बारे में वो एडवोकेट कर रहा होता है, जिसको वो बढ़ा रहा होता है, जिसको वो और ज्यादा पॉपुलर करना चाह रहा होता है। तो जेंडिया एक एडवोकेट है, बहुत इन्फ्लुएंशियल, किस चीज की? बॉडी पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब होता है कि आपकी जैसी बॉडी है वो अच्छी है। आप अगर थोड़े हेल्दी हो या मोटे हो तो वो भी अच्छी बात है, और अगर बहुत पतले हो तो वो भी अच्छी बात है। कोई भी परफेक्ट साइज या परफेक्ट फिगर नहीं होता है। आपकी बॉडी जैसी है वैसी अच्छी है, नेचुरल है, वो अच्छी है। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन हॉलीवुड, तो जेंडिया इस चीज की एडवोकेट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आप जैसे हो वैसे खुश रहो और खुद में कॉन्फिडेंट रहो। She understands that what people see in these magazines could affect what they think about themselves and create a personal standard that is impossible to meet. तो उसको पता है कि अगर लोग ऐसी फोटोज मैगजीन में देखेंगे तो उनको यही लगेगा, मतलब वो अफेक्ट कर सकता है कि वो लोग खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड क्रिएट अ पर्सनल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड होता है एक लेवल। तो ऐसी फोटोज को देखना एक इमेजिनरी लेवल क्रिएट कर देती है लोगों को दिमाग में, जो कि मीट करना इम्पॉसिबल है। अब उसकी स्किन इतनी फ्लॉलेस, इतनी ज्यादा, बिना किसी फ्लॉ यानी बिना किसी कमी की उसकी जो स्किन दिखाई थी वो रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है, पर उन्होंने ऐसे एडिट करके दिखाई। और अगर आप या मैं या कोई और जिसको पता नहीं है कि वो एडिटेड है, अगर वो ऐसी फोटो देखेगा तो उसे लगेगा ओ ये परफेक्ट स्किन है, ऐसी स्किन होनी चाहिए, और उसे लग सकता है कि मेरी क्यों नहीं है, और वो कर भी नहीं पाएगा क्योंकि वो इम्पॉसिबल है ऐसी असलियत में ऐसी स्किन होना, जिसकी वजह से उस इंसान का कॉन्फिडेंस लो हो सकता है और उसको खुद के बारे में बुरा लग सकता है। तो जेंडिया ये रियलाइज करती है और ये समझती है, और इसलिए उसने अब रियलिटी वाली फोटोज इंस्टाग्राम पे डाली। अभी तक पैसेज में कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, टाइप कर सकते हो। मैं क्वेश्चंस डालती हूँ। ओके, नोबडी हैज एनी डाउट। ये पहला क्वेश्चन है, which of the following are true about Zendaya? First, Zendaya is a model. Second, Zendaya has featured in Modelisty. Third, Zendaya is an advocate of gyms and fitness training. तो आपको बताना है इनमें से कौन से ट्रू है। अपने अपने आंसर्स टाइप करो ABCD में से। Okay, Saurabh has changed his answer. Okay, good. Okay, सबने टाइप कर फर्स्ट एंड दिया। सेकंड। हाँ हाँ, okay. Even Gunjan has changed her answer. ओके, तो आप लोगों का फाइनल आंसर सेकंड वाला ही कंसिडर करेंगे। तो मोस्टली लोगों ने ए या बी आंसर किया है, उसमें भी ऑलमोस्ट इक्वल होंगे जो भी है। तो चलो अपन एग्जामिन करते हैं। जेंडिया इज अ मॉडल, ये तो हमें पैसेज की पहली लाइन से ही क्लियर हो गया था कि पहली नहीं, ये जो लाइन है कि जेंडिया मॉडल्ड इन अ कवर शूट, तो इससे क्लियर हो जाता है कि वो एक मॉडल है। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस सही है, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी तो होगा नहीं।
क्योंकि फर्स्ट वाला सेंटेंस सही है तो ए बी या सी में से ही कोई ऑप्शन होगा। अब देखते हैं सेकंड, जेंडिया हैज फीचर्ड इन मॉडलिस्टी, ये भी सही है क्योंकि अपन ने देखा उसने शूट किया था मॉडलिस्टी मैगजीन के लिए, तो वो भी सेकंड वाला भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी गलत है क्योंकि उसमें सेकंड नहीं है, और ऑप्शन ए भी गलत है क्योंकि उसमें सेकंड नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अब ए थर्ड वाला भी अपन टेस्ट कर लेते हैं। जेंडिया इज एन एडवोकेट ऑफ जिम एंड फिटनेस ट्रेनिंग। इस पूरे पैसेज में जिम एंड फिटनेस ट्रेनिंग के बारे में कहीं बात नहीं हुई है, और हमने पढ़ा भी लास्ट पैराग्राफ में कि शी इज एन एडवोकेट फॉर बॉडी पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जिम एंड फिटनेस ट्रेनिंग के बारे में बात नहीं हुई है, तो थर्ड वाला आंसर सही नहीं है। तो अब हमको पता चल गया कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 सही है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब जिन लोगों ने ए किया है, क्या उनको अभी भी डाउट है कि सही ऑप्शन बी क्यों होगा? अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे आपने ये ऑब्जर्व किया कि मैंने कैसे एलिमिनेट कर लिए थे ऑप्शंस? जैसे ही मैंने देखा कि पहला वाला तो सही है, तो मैंने डी ऑप्शन को हटा दिया। मैंने देखा कि सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो मैंने ए और सी हटा दिए। तो आंसर क्लियर हो गया कि आंसर बी है। तो थर्ड वाला मैंने आपको समझाने के लिए रीड किया, पर अगर आप एग्जाम में हो तो आपको थर्ड वाला रीड करने की जरूरत ही नहीं होगी। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। Type your answers. Gauri, can you see second question, or should I type and paste it again? No, ma'am. Okay, मैं देख okay, I'll type again. Wait. Okay, मैं समझाती हूँ सब। Which of the following would the author be most likely to agree? Author इनमें से किस ऑप्शन के साथ सबसे ज्यादा अग्री करेगा? Photoshopping pictures on magazine covers can lead to negative body image among women. दूसरा स्टेटमेंट है फोटोशॉप इज द इनोवेशन ऑफ द सेंचुरी। तीसरा है पीपल आर अनएबल टू चेंज देयर फूड पैटर्न्स डिस्पाइट देयर विश टू लुक लाइक मॉडल्स। ओके, आई विल एक्सप्लेन। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ऑथर यही कहना चाह रहा है कि फोटोशॉप से नेगेटिव बॉडी इमेज होती है जो कि प्रॉब्लमैटिक है। सेकंड है फोटोशॉप इज द इनोवेशन ऑफ द सेंचुरी। इसके लिए हमें पैसेज को दोबारा देखना पड़ेगा कि उसने कहीं पर भी पासिंग में ये लिखा है या नहीं लिखा है। उसने कहीं भी नहीं लिखा था ऐसा। हम्म, हाँ, तो सेकंड वाला भी गलत है, ऑथर ने कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया था। थर्ड इज पीपल आर अनेबल टू चेंज देयर फूड पैटर्न्स डिस्पाइट देयर विश टू लुक लाइक मॉडल्स। इसके बारे में फूड पैटर्न्स के बारे में कहीं भी बात नहीं हुई है। तो क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी हटा, सी हटा, बी हटा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑलमोस्ट सारे लोगों ने ए किया था। ओके, तो सिंस वी स्टार्टेड क्लास लेट टुडे, तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है 6 के बाद। आप लोग की कोई और क्लास है क्या 6 के बाद? नो मैम। नो मैम। ओके, तो मैं एक और पैसेज कराती हूँ आज। चलो, आपके पास 5:55 हो रहे हैं, अभी 5 मिनट है। 6 मिनट्स ले लो रीड करने के लिए। Type yes after you have read it.
Okay, so Vaibhav is very excited for questions. I can see that. Okay. Do you guys want me to write the questions first and let you guys solve on your own self, और आप चाहते हैं कि मैं explain करूँ पहले? Okay. मैं पहले आपको questions देती हूँ. Let's see आपको खुद से कितना समझ में आया है. Okay? Okay. So first question. करके अपने आंसर्स टाइप करो. ओके, चलो. आई थिंक सबने आंसर कर दिया यार. ओके, लेट्स बिगिन विद द पैसेज. सो ये हम जल्दी जल्दी करेंगे. जिसको जहां भी डाउट हो आप मेरे को रोक सकते हो, पूछ सकते हो, और मैं भी आपसे पूछ लूंगी. Born and raised in the ancient town of Aijing. Aijing, S I think silent होगा. Peng found he had too much free time after retirement and decided to recycle old materials lying around his home into something artistic. तो born and raised in the ancient town of Aijing. Aijing एक एंशियंट टाउन होगा जहाँ पे पेंग नाम का आई थिंक लड़का है. हाँ, जो वहाँ पे ही बेसिकली बॉर्न एंड रेज हुआ है, मतलब पला हुआ है. तो उसको रियलाइज हुआ कि उसके पास काफी सारा फ्री टाइम है रिटायरमेंट के बाद. तो उसने क्या किया, उसने सोचा ओल्ड मटेरियल्स को रिसाइकल करके एक कुछ आर्टिस्टिक या कुछ ब्यूटीफुल सा बनाते हैं. आपने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट टाइप की चीजें सुनी होंगी स्कूल से या कहीं पर भी. He had no formal artistic training. उसके पास कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी. Instead उसने खुद करके सीखा. Okay? He learned by doing. He drew his first inspiration from architectural legacies in his hometown. उसने अपना first inspiration, मतलब उसको सबसे पहली इंस्पिरेशन कुछ बनाने की कहाँ से मिली? उसके होम टाउन में कोई पुराना एंशियंट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर होगा, उससे सीखा उसने. His maiden यानी पहला स्टार्टिंग का maiden work was a miniature of town's landmark Anfang Pagoda, which was reconstructed early in the century to replace the 1,000-year-old Dongshin Temple Pagoda destroyed during the World War II. तो उसका पहला जो आर्टिस्टिक पीस था वो था मिनिएचर. मिनिएचर यानी छोटा वर्जन. तो टाउन का लैंडमार्क यानी वो चीज जो देख के ही समझ में आ जाए, यूनिक सी चीज. ओके, तो अनफांग पगोडा वहां का लैंडमार्क एक स्ट्रक्चर होगा. जैसे कि अगर आप कोलकाता में रहते हो कोई भी, तो कोलकाता का आई थिंक क्या है कोई लैंडमार्क स्ट्रक्चर. मैं कोलकाता की नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता. मैम ब्रिज. कौन सा? सॉरी, हावड़ा ब्रिज. हाँ, हावड़ा ब्रिज. एग्जैक्टली. तो अगर हम हावड़ा ब्रिज का एक मिनिएचर कुछ ब्रिज बनाते हैं किसी भी चीज से, तो हम उसको मिनिएचर बोलेंगे. और लैंडमार्क क्या होगा? हावड़ा ब्रिज. तो उसने अनफांग पगोडा का बनाया, जो कि उसके शहर का, उसके गांव या शहर या टाउन का लैंडमार्क स्ट्रक्चर होगा. अब अनफांग पगोडा के बारे में बताया है थोड़ा सा, जो कि अर्ली सेंचुरी में बनाया गया था. किस चीज के लिए बनाया गया था? वो 1,000 साल पुराना कोई डोंगशियन टेम्पल पगोडा होगा जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम डिस्ट्रॉय हो गया था. तो उसको रिप्लेस करने के लिए वहां पर अनफांग पगोडा बनाया गया था, जिसका मिनिएचर पेंग ने अपने खुद घर पे पहला वर्क के तौर पे बनाया. कैसे बनाया? ही कंस्ट्रक्टेड द पिलर्स फ्रॉम चॉपस्टिक, द रूफ फ्रॉम अ बिस्किट टिन एंड द रिपल्स ऑफ अ नियर बाय लेक फ्रॉम इलेक्ट्रिक वायर्स. तो पिलर बनाने के लिए उस स्ट्रक्चर में पिलर्स होंगे, उसने चॉपस्टिक्स का यूज किया. आप लोगों ने अगर कार्टून देखे हैं शिनचैन या फिर जापानीज कार्टून्स डोरेमोन वगैरह या निंजा हथौड़ी अगर देखा है, तो उसमें वो लोग चॉपस्टिक का यूज करते हैं, जो कि स्पून्स की तरह यूज किया जाता है एशियन कंट्रीज में, जापान और चाइना की टाइप की कंट्रीज में. और तो उसने चॉपस्टिक से पिलर्स बनाए, बिस्किट के टिन से रूफ बनाई, और रिपल्स, रिपल्स यानी बबल से होते हैं लेक या किसी भी वाटरी
पॉन्ड या लेक में बबल्स आते हैं ना, जो कि वेव्स टाइप की, थोड़े थोड़े छोटे छोटे बबल्स, उन्हें रिपल्स कहते हैं, वो उसने इलेक्ट्रिक वायर से बनाया. It took Peng almost a year to create the 7-story 35-meter pagoda on a scale of 1 to 200. तो उसको 7 साल लग गए थे. ये सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी, उसको 1 साल लग गया था ये 7 स्टोरी मतलब 7 मंजिल वाला पगोडा क्रिएट करने के लिए. ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 200 मतलब जैसे पगोडा का साइज अगर 200 मीटर है तो उसने वो 1 मीटर में बनाया. तो स्केल का मतलब होता है कि जैसे आप मैप देखते हो ना, मैप, तो मैप में हजारों किलोमीटर्स की जगह एक छोटे से मैप में कैसे बना लेते हैं, वो उनकी स्केल होती है कि 1000 किलोमीटर्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. तो उस टाइप की स्केल इसकी 1 to 200 थी. द डेलिकेट वर्क इन्वॉल्व कटिंग, पियर्सिंग, कलरिंग, ग्लूइंग पीसेज ऑफ वुड. तो उसके काम में उसको मेनली क्या करना पड़ा था, कट करना पड़ा था, पियर्स यानी छेद करने पड़े थे, कलर आपको पता ही है, ग्लू यानी वो कटे हुए पीसेस को ग्लू करना पड़ा था. He said he has only 2 or 3 hours a day to devote to his artistic endeavors because he has to take care of his wife and also help his son's shop. तो उसने एक दिन में 2 से 3 घंटे दिए इस काम को, क्योंकि उसको अपनी वाइफ और उसके बच्चे की शॉप में भी हेल्प करनी पड़ती थी. पर उन फ्यू आवर्स में गिव फ्री रेन टू हिज इमेजिनेशन एंड हिज स्किल्स. तो उन कुछ आवर्स में रेन यानी फ्रीडम, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो उससे. तो उसको रेन, उसको एबिलिटी दे दी उसकी इमेजिनेशन और स्किल्स को उभर के बाहर आने में. अब आपको पैसेज समझ में आ गया होगा. किसी को कुछ डाउट पैसेज में? क्वेश्चंस पे अभी अपन पहुंचते हैं. ओके, डाउट हो तो पूछ लेना. अब किसी को अपना कोई आंसर चेंज करना है? ओके, अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं. Which of the following items were used by Peng for constructing his miniature of Anfang Pagoda? तो पहला है बिस्किट टिन, चॉपस्टिक, स्टोन्स. तो हमने देखा उसने बिस्किट टिन से रूफ बनाई थी, चॉपस्टिक से पिलर्स बनाए थे, पर स्टोन्स का कहीं पर भी यूज मेंशन नहीं था. तो फर्स्ट और सेकंड उसने यूज किया है, जो कि सिर्फ ऑप्शन ए में है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. ओके कूल. सबका ए ही था, सौरभ का पहले बी था, उसने चेंज कर दिया था, तो ए ही मानेंगे. Second question is, which of the following are true about Peng? Peng was born in the ancient era. Peng was not trained in art. तो Peng was born in the ancient era गलत है, क्योंकि Peng मॉडर्न एरा में ही बॉर्न हुआ था, पर वो टाउन एंशियंट था. Was not trained in art, ये भी ट्रू है. ये मतलब ये ट्रू है क्योंकि उसको कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं मिली थी. Peng began to make miniature after his retirement, ये भी ट्रू है क्योंकि तभी उसके पास फ्री टाइम था. तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जो कि हर किसी ने सी ही दिया हुआ है. तो आप लोगों को समझ में आ गया है. अब ये सिंस ये दो पैसेज क्लियर है, इनमें कोई डाउट किसी को? ओके, तो अब एक यस आयशा, यू वर सेइंग समथिंग. No, ma'am. ओके ओके. तो अब एक जनरल क्वेश्चन कि आप लोग अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं डेली तौर पे? वोकैबुलरी या रीडिंग इंप्रूव करने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हो? ओके, न्यूज़पेपर रीडिंग. कोई है यहाँ पे जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है? वर्ड्स मीनिंग गुड. वोकैबुलरी भी कर रहे हो? ओके ओके. तो ठीक है, जो भी अभी तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है वो ट्राई करो, पढ़ ले. और अगर आप लोग न्यूज़पेपर्स नहीं खरीदना चाहते या फिर ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, तो 2 एप्स का नाम दे दी हूँ मैं. और एक तो द इंडियन एक्सप्रेस एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया. ये 2 एप्स आपको प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे मिल जाएंगी, इनको डाउनलोड कर लो. और इनके एडिटोरियल्स या फिर ओपिनियन सेक्शन होता है,
उसको आप डेली रीड करो ही, उसमें जो भी मतलब एटलीस्ट 3 या 4 आर्टिकल्स तो रीड करो। ओके ग्रेट, यू आर रीडिंग हिंदू, हिंदू बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है इनफैक्ट। बट अगर बेसिक से स्टार्ट करना है तो इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया आर गुड वंस। बट अगर आपको द हिंदू भी डेफिनेटली, मैं द हिंदू रीड करती थी और टाइम्स सॉरी इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स, तो कोई भी दो आप रीड कर सकते हो। इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के अभी ओपिनियन आर्टिकल्स अच्छे होते हैं, तो इनमें से जो भी, पर एटलीस्ट एक तो करना ही है। एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर या एक ऐप के 4 to 5 आर्टिकल्स ट्राई करो दिन में रीड करना ही है, क्योंकि वही मोस्ट रिलेटेबल है आपके क्लैट एग्जाम से। वोकैबुलरी के लिए मैं ट्राई करूंगी। अच्छा आपका गूगल क्लासरूम में अभी मैं नहीं हूँ, मैं जब भी आ जाऊंगी तो मैं ट्राई करूंगी, एक पीडीएफ है सम 800 वर्ड्स की, वो डाल दूँ। बाकी तब तक एक ऐप है vocabulary.com, ये ऐप है, और शायद नहीं ये साइट तो पक्के में है, ऐप का आई एम नॉट श्योर। पर इस ऐप पे मीनिंग्स बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो इस पे आप लोग डेली कम से कम 20 वर्ड्स मिनिमम, क्योंकि अभी सिर्फ 1 महीना दूर है, 1 डेढ़ महीना दूर है एग्जाम, तो एटलीस्ट 20 वर्ड्स डेली के रीड करो और एक नोटबुक बना के उसमें लिखो और याद करो। तो इंग्लिश के लिए आप ये कर सकते हो। ग्रामर के लिए अभी आप लोगों की ग्रामर क्लासेस नहीं हुई है, तो नेक्स्ट टाइम पे ट्राई करेंगे ग्रामर की क्लासेस हो। और मैं पैसेज आई थिंक मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना के अपलोड करने का ट्राई करूंगी, जिसमें पैसेज 3 या 4 पैसेज आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क हो जाएंगे, तो वो आप करके सॉल्व करके रखना। तो नेक्स्ट क्लास में वो पैसेज के आंसर्स बता देंगे और ग्रामर शुरू करवा देंगे आप लोग की। ग्रामर के लिए बाकी अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो गिव मी अ सेकंड। ओके अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे, बट नेट पे काफी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं ग्रामर के लिए। तो आप सर्च कर सकते हो कि ग्रामर एक्सरसाइजेज या बेसिक ग्रामर एक्सरसाइजेज, इस टाइप से सर्च कर सकते हो। या रेन एंड मार्टिन इज अ वेरी गुड बुक, बट ये है कि आपको देखो रेन एंड मार्टिन है और या फिर कोई भी ग्रामर की बुक ले लो, सारी ही अच्छी होती है ऑलमोस्ट, और कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन सी ले रहे हो। रेन एंड मार्टिन इज अ वेरी गुड बुक। इंग्लिश मेड इजी इज ऑल्सो अ गुड बुक। बट ये है कि कोई भी बुक को आप पूरी डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते हो, बट ये है कि थोड़ी थोड़ी रीड कर लो और उसकी प्रैक्टिस करो, ट्राई करो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर पाओ। और अगर पूरी बुक भी पढ़ पा रहे हो तो पढ़ो, मतलब आपको खुद पे काफी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे करने के लिए। ओके आज के लिए इतना ही। आई ट्राई टू सेंड अराउंड 3 to 4 पैसेजेस फॉर योर होमवर्क, एंड नेक्स्ट में मैं ट्राई करूंगी ग्रामर आपका स्टार्ट करवा दे। ओके एनी अदर डाउट्स मैम और क्वेरीज? या हेलो मैम। यस यस। मैम ग्रामर में सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं? तो ग्रामर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो ये टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मैं बोलूं राम हैज अ डॉग, नहीं राम, एक मिनट, राम वर्क या वर्क्स एट इन, तो इसमें वर्क आएगा या वर्क्स आएगा? Works, ma'am. वेरी गुड। वर्क्स क्यों आएगा? क्योंकि राम सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एस वाला वर्ब आता है, तो राम सब्जेक्ट है और वर्क्स वर्ब है,
तो इन दोनों को अग्री करना चाहिए, मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। तो ये यही होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने बोला, बट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सब्जेक्ट और प्रोनाउंस का अग्रीमेंट भी आ जाता है, सब्जेक्ट और एडजेक्टिव्स का अग्रीमेंट भी आ जाता है। तो ये पूरा टॉपिक बहुत ज्यादा यूज होता है क्लैट में, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसके ही आते हैं। दूसरा, आर्टिकल्स के भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली लास्ट ईयर से। तो मेजर तो यही टॉपिक्स है, और बाकी सब थोड़ा बहुत आता है, मतलब बाकी सब के चांसेस होते हैं, इक्वल चांसेस आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए। मेजर यही है, तो इनका ट्राई करो, आप इन पे क्वेश्चंस करो, और मेन चीज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे क्वेश्चंस करने का ट्राई करो। टेंसेस टेंसेस इतना नहीं पूछते हैं, हाँ, स्पेशली लास्ट ईयर के बाद टेंसेस हार्डली पूछते हैं, पर टेंसेस आपको आना बहुत जरूरी है क्योंकि रीडिंग में बहुत हेल्प करता है वो। पर जो भी क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली इन्हीं टॉपिक्स आते हैं। सबसे आर्टिकल्स में सबसे ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि वो एक सेंटेंस में द हटा देंगे, सारे द हटा देते हैं वो लोग, और फिर आपसे पूछते हैं कि एक सेंटेंस में कितनी बार द आना चाहिए, तो वो आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। तो लास्ट ईयर तो सबसे ज्यादा यही क्वेश्चंस आए थे। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड टॉपिक है। टेंसेस, प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस, एडजेक्टिव्स, और ये सब थोड़ा बहुत आता है। पैरेललिज्म भी एक टॉपिक है, हाँ। पैरेललिज्म, इसका भी मतलब ऑलमोस्ट वैसा ही होता है कि अगर हम बोल रहे हैं आई लाइक टू स्विम, डांस एंड कुक, तो ये सही सेंटेंस है। पर अगर मैं बोलूं आई लाइक टू स्विम, डांस एंड कुकिंग, ये गलत है। दूसरा वाला गलत है क्योंकि उसमें तीनों पैरेलल नहीं है, मतलब पैरेलल यानी सेम फॉर्म में होना चाहिए। स्विम, डांस एंड कुक ऑलमोस्ट सेम फॉर्म में है, बट स्विम, डांस एंड कुकिंग, कुकिंग अलग फॉर्म में हो गया। तो ये पैरेललिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी काफी पूछा जाता है क्लैट में। तो ये मेजर टॉपिक्स थे। एनीथिंग एल्स, एनी डाउट और क्वेरी? ओके ओके ओके, कूल, ओके गुड। मैम मैम हाँ हाँ हाँ। इफ एनी डाउट, कोई भी डाउट के लिए मैम हम आपको कैसे पूछ सकते हैं? और ईमेल आईडी अगर आप लोगों को मेरे से डायरेक्टली डाउट पूछना हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देती हूँ। it's@gmail.com। सॉरी, यस, ये मेरी ईमेल आईडी है। इस पे आप डाउट्स पूछ सकते हो, सब्जेक्ट डाल देना कि क्लैट डाउट, तो मुझे समझ में आ जाएगा, मैं जल्दी देख लूंगी मेल। तो हाँ, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके ओके, कूल, ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, ओके, बाय बाय बाय, ओके, वेलकम गाइस, बाय।